हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने साइंस का पिछले साल का पेपर लेकर आ गई हूँ, हिंदी मीडियम में 8th क्लास का, क्योंकि आपका पेपर 3 तारीख को साइंस का है और आपको इस पेपर को ज़रूर देख कर जाना है, क्योंकि इस बार भी पेपर कुछ इसी तरह का आएगा। तो एक बार आप जाने से पहले इस पेपर को ज़रूर पढ़ कर जाएँ। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। आपको पता है कि पेपर में 3 सेक्शंस आते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। खंड का में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 12 प्रश्न पूछे गए हैं, सारे ही 1-1 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन, उस जीवाणु का नाम बताइए दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। सेकेंड क्वेश्चन, क्या आसुत जल विद्युत का संचालन करता है। आंसर होगा नहीं, आसुत जल विद्युत का संचालन नहीं करता है। नेक्स्ट, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो पार्श्व परिवर्तन कहते हैं जब हमें दर्पण में अपना दायां हाथ बायां दिखने लग जाए और बायां हाथ दायां दिखने लग जाए, उसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मादा जननांग में भ्रूण कहाँ रोपित होकर विकसित होता है। क्या होगा, गर्भाशय। नेक्स्ट पार्ट, पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत डैश से प्राप्त होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, या फिर आप इसे कच्चा तेल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की डैश कहते हैं। आंसर आएगा आवृत्ति। अगला प्रश्न है, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। आंसर हो जाएगा शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल पक जाने के बाद उसे काटना डैश कहलाता है। उसे हम बोलते हैं कटाई। नेक्स्ट बोल रहा है, कोलतार एक प्रिय गंध वाला सफ़ेद गाढ़ा द्रव होता है। गलत, असत्य होगा ये, क्योंकि वो सफ़ेद नहीं होता, काला गाढ़ा द्रव होता है और उसकी गंध भी बहुत अप्रिय होती है। नेक्स्ट, अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट, खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ये बात सत्य है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। आंसर हो जाएगा गलत, उसकी चाल में परिवर्तन होता है। इस तरीके से खंड का हमने पूरा कर लिया है। अब देखते हैं खंड खा में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। खंड खा का पहला प्रश्न है, पेट्रोल के 2 उपयोग बताइए। तो पेट्रोल आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पहला, वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में विभिन्न उत्पाद जैसे प्लास्टिक बनाने में उपयोग किया जाता है। ये सारे आप इसके उपयोग लिख सकते हैं। अब इसमें चॉइस पूछी गई थी, या तो आप ऊपर वाला प्रश्न कर सकते थे या फिर आप ये वाला प्रश्न कर सकते थे। ये क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित को अक्षय प्राकृतिक संसाधन अथवा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। आपको छांटना है कौन से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है और कौन से समाप्त होने वाले संसाधन है। तो सूर्य का प्रकाश अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि वो समाप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से वायु भी आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों ही समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, धातु की एक थाली जल से भरी हुई है। एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात किया जाता है। हमें यहाँ किस प्रकार के बदलाव दिखाई देंगे। तो आप इस प्रश्न को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने कटोरी में पानी भरा हुआ है, तो अगर आप उसे चम्मच से मारेंगे उस कटोरी पे, तो आपको क्या परिवर्तन दिखाई देंगे। तो आप लिखेंगे इसमें थाली में कंपन होगा, जिससे जल की सतह पर तरंगे बनेगी। पहला कारण आप ये लिख सकते हैं। दूसरा कारण आप लिख सकते हैं ध्वनि उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसके उपयोग भी बताइए। तो विद्युत लेपन क्या होता है, किसी धातु की सतह पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। अब इसके उपयोग क्या है, किसी वस्तु को जंग से बचाने के लिए हम विद्युत लेपन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो कार के पहिए होते हैं, हैंडल्स होते हैं, उन पे हम विद्युत लेपन करते हैं। अब इसमें चॉइस आ रखी थी, या तो आप ऊपर वाला प्रश्न कर सकते थे या फिर ये वाला। ये बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित सामग्रियां विद्युत चालक हैं या विद्युत रोधक हैं। नींबू का रस विद्युत चालक है। शहद विद्युत रोधक होगा। नल टोटी का पानी विद्युत चालक होगा। मिट्टी का तेल विद्युत रोधक होगा। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, जरायुज और अंडपरंजक जंतु के बीच अंतर लिखिए। तो जरायुज कौन होते हैं, जो शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि मानव, गाय आदि। अब अंडपरंजक कौन से होते हैं, नाम से ही आपको समझ आना चाहिए। अंडे देकर बच्चे बाहर विकसित होते हैं, उन्हीं को हम अंडपरंजक कहते हैं, जैसे कि मुर्गी, पक्षी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो कायांतरण क्या होता है, जब कोई जंतु अपने जीवन चक्र के दौरान संपूर्ण रूप से शारीरिक परिवर्तन करते हैं, उसे हम कायांतरण कहते हैं। और ये हमें किस में देखने को मिलता है, मेंढक में, तितलियों में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है,
कूलियों को जब भारी बोझ ढोना पड़ता है तो वह उससे पहले अपने सिर पर एक कपड़े का गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा वो क्यों करते हैं? भार का दबाव सिर पर समान रूप से वितरित हो जाए, मतलब उनके सर पे जो बोझ का दबाव है वो कहीं पर एक जगह पे ना लगे, चारों तरफ बराबर वितरित हो जाए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बोझ का प्रभाव कम हो जाए, उनके सर पे कोई चोट ना आए, इसीलिए भी वह कपड़े का गोला सर पर रखते हैं। अब इसमें भी आपको चॉइस आ रखी है, या आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते थे या नीचे वाला। पूछ रहा है निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रकार का नाम बताइए। पानी की बाल्टी उठाना, तो यह संपर्क बल में भी पेशीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट, कागज का आवेशित पैमाने की ओर आकर्षित होना, तो ये स्थिर वैद्युत का नियम है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्ष पहले मृत जीवों और पादप के इकट्ठा होने की वजह से हुआ समुद्र में। अब समुद्र में जब ये इकट्ठा होते गए तो ये चट्टानों और मिट्टी के नीचे दब गए, जिसमें उच्च दाब और तापमान के कारण यह फिर किस में बदल गए? पेट्रोल में बदल गए। तो इस तरीके से पेट्रोल का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, एक कढ़ाई निर्वाहत में रखी है, उस पर किसी छड़ी से चोट मारी जाए, क्या कढ़ाई में कंपन होगा? तो आंसर होगा हाँ, कढ़ाई में कंपन होगा। क्या हमें किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी? स्पष्ट कीजिए। नहीं, हमें किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आपको पता है निर्वात स्थिति में हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कंपन नहीं देखने को मिलेगा, कंपन होगा मगर हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि सिर्फ ठोस, द्रव और गैस अवस्था में ही सुनाई देती है। अब इसमें भी चॉइस आ रखी थी, आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते थे। इसमें 3 पार्ट है। कर्णपट का क्या कार्य है? ध्वनि तरंगों को कान के भीतर लेके जाने का कार्य है। दूसरा पार्ट, क्या ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए? हाँ, अभी मैंने बताया ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम चाहिए, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो। अगला, हर्ट्ज का प्रतीक क्या है? तो आप ऐसे लिखते हैं HZ। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र का चित्र बनाना है और उसे आपको लेबल करना है। इंपॉर्टेंट है डायग्राम मानव नेत्र का। दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है दीप्त पिंड के 2 उदाहरण दीजिए। दीप्त पिंड कौन से होते हैं? जो अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित कर पाते हैं, जैसे कि सूर्य, दीपक। अब इसमें चॉइस आ रखी थी, आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते थे। हम किस प्रकार अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हम अपने नेत्रों की देखभाल, हमें कभी भी बिल्कुल कम रोशनी और बिल्कुल ज़्यादा रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, हमें सूर्य की रोशनी को सीधे नहीं देखना चाहिए। तीसरा, हमें अपने गंदे हाथों से अपनी आँखों को बार बार नहीं रगड़ना चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंधे पर लटकाने वाले स्कूल बैग की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चौड़ी पट्टी से दबाव बड़े क्षेत्रफल में फैल जाता है, जिससे कंधों का भार कम हो जाता है और हमें कम भार महसूस होता है। तो प्रश्न 12 कह रहा है किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। फसल की परिभाषा दी हुई है। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार और समतल की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनर्पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है, जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। ये सिंचाई के बारे में आपको दिया हुआ है। पहला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है? कुआं, जलकूप, नदियां या गैस पाइपलाइन? तो आंसर क्या हो जाएगा? गैस पाइपलाइन, क्योंकि उन्होंने पूछा था कौन सा स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न बोल रहा है उर्वरक का उदाहरण दीजिए। तो अभी आपने देखा था पैसेज में, उर्वरक का क्या उदाहरण है? यूरिया, खाद, राइजोबियम या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया, A। तीसरा प्रश्न, धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन, इसे कम हवा की आवश्यकता होती है, इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, आसानी से भंडारित किया जा सकता है, B और C दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B, इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तभी तो हम इसे वर्षा ऋतु में उगाएंगे। अब इसमें चॉइस दी रखी थी, तीसरे पार्ट में चॉइस दे रखी थी, या तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते थे या ये वाला। ये प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृषि में उपयोग होने का औजार नहीं है?
हल, कुदाली, उर्वरक या कल्टीवेटर। तो आपको पता है उर्वरक कोई औजार नहीं है, बाकी तीनों ही औजार का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 क्या कह रहा है, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। जब हम कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। वस्तुओं को दो भाग में बांटा जाता है, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं का प्रकाश होता है वह दीप्त वस्तु कहलाती हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, जब प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या मुड़ना। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन परावर्तन। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सूर्य की छवि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। समतल दर्पण, सूची छिद्र कैमरा, सीधा पाइप या कांच का स्लैब। तो आंसर हो जाएगा सूची छिद्र कैमरा। प्रश्न 3 कह रहा है, किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती है? तो पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी अपारदर्शी। इसमें चॉइस आ रखी थी तीसरे प्रश्न में। तो ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है, पारभासी वस्तु का एक उदाहरण है लकड़ी, चिकना कागज, तख्ता या पुस्तक। तो ऑप्शन होगा चिकना कागज। प्रश्न 14 क्या कह रहा है, विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को आग तथा क्षति से बचाता है। अब इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, विद्युत तापक में पाए जाने वाली तारों की कुंडली कहलाती है पिन, एलिमेंट, परिपथ या स्त्री। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। देखा होगा आपने हीटर के ऊपर जो गोल 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 कॉइल लगी होती है स्प्रिंग की तरह, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत स्त्री एक उदाहरण है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आपने देखा होगा किसी भी वस्तु में से जब विद्युत को गुजारा जाता है तो वह गर्म होना शुरू हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तीसरा पार्ट बोल रहा है, विद्युत घंटी में ध्वनि उत्पन्न होती है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव द्वारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा। अभी चॉइस आ रखी थी, या तो आप ये प्रश्न कर सकते थे या फिर ये वाला। ये क्या बोल रहा है, एमसीबी को पूर्ण रूप से कहते हैं मिनी सर्किट ब्रेक, लघु परिपथ विच्छेदक, माइक्रो करंट ब्रेक, मिली करंट ब्रेक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु परिपथ विच्छेदक। अब 15वां क्वेश्चन आपका मिलान का आ रखा है, तो आइए इसे भी देखते हैं। लुई पास्चर, तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? किण्वन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसमें से कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। फोर्थ वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। तो इसका 5th वाला आंसर हो जाएगा। शैवाल, शैवाल का क्या हो जाएगा? क्लमाइडोमोनास। ये शैवाल का एक उदाहरण है। अगला हो जाएगा परिरक्षक। परिरक्षक का उदाहरण क्या है? सोडियम बेंजोएट। अगला हो जाएगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है? मवेशियों में होने वाली बीमारी। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन में आपको चॉइस आ रखी थी, या तो आप मिलान वाला प्रश्न कर सकते थे या फिर आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते थे। इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों में रेखांकित भाग को सही करके पुनः लिखिए। पहला पूछ रहा है, बैसिलस एंथ्रेसिस से मलेरिया होता है। गलत, मलेरिया नहीं आएगा, इससे एंथ्रेक्स होता है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? एंथ्रेक्स। चीनी का उपयोग आम आंवला के अचार के परिरक्षण में किया जाता है। चीनी का उपयोग नहीं करते हम, नमक या फिर तेल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, लुई पास्कल ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। लुई पास्कल नहीं था उनका नाम, लुईस पास्चर था। अगला, राइजोबियम लेग्यूमिनस पौधे की तने ग्रंथिकाएं में पाया जाता है। तो तनों में नहीं पाया जाता, जड़ों में पाया जाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? जड़ों में। हमारे वायुमंडल में 20% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। गलत, 20% नहीं, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला, ब्रेड या इडली का आटा ईस्ट द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन के कारण फूलता है। गलत, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलता है।
तो इस तरीके से हमने पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है। आपको ये पेपर अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो मिस ना हो और आप मुझे इसी तरीके से फॉलो करते रहें। थैंक यू।